हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी मैथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अब जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 है, वो जो चैप्टर है ना हमारा ये संख्या पद्धति चैप्टर है। अब इस चैप्टर में बेसिकली बात क्या करना है, इस चैप्टर में हमने पहले भी बताया था कि दो ही बातें हैं, एक तो परिमेय और अपरिमेय संख्या समझना है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और दूसरा होता है नंबर लाइन। और उसमें भी अपरिमेय संख्या से ही रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में तुम्हारे पास है। अब तो प्रश्न हमारे पास क्या है, देखना जरा। प्रश्न बताए कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण दे। अपने उत्तर के लिए कारण दे। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये सही है या गलत है, ये हमको बताना है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, कारण सहित बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, कथन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। अब समझो बात को, हमने अभी तक नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये नेचुरल नंबर होता है। देन होल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं 0 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे होल नंबर है। फिर इंटीजर्स को हम लोग सूचित करते हैं -2 -1 0 1 2, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। देन हम रेशनल नंबर को सूचित करते हैं किससे, तो ऊपर के जितने भी नंबर है ना, ये सब का सब रेशनल नंबर है। पहली बात तो ये समझो, यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। देन इसके अलावा 3/2 -1/5 6/7 -3 -2/1, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का क्या होता है तुम्हारा कलेक्शन, जैसे कि √3 √5 √7 0.01 001 000, इस प्रकार से। ये बात समझ में क्यों चर्चा किया हमने, क्वेश्चन तो कुछ और था, बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए चर्चा करना जरूरी था। अब देखो, ये सारे के सारे नंबर अगर किसी कलेक्शन में आ जाए, किसी समूह में आ जाए, तो ये जो समूह बनेगा इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसी को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है जी। मतलब अगर हम तुमसे कहे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है तो सत्य होगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या सत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या सत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या सत्य है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये भी सत्य है। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हर अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या है, सभी का सभी वास्तविक संख्या है। रीजन क्या होगा, अगर रीजन तुम अगर ये दिखा रहे तो रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी यहाँ पर समझ लो, है ना। वास्तविक संख्याओं के समूह में सभी परिमेय संख्या आता है। सभी अपरिमेय बोल रहा है ना, तो अपरिमेय संख्या आता है, ये आ गया, है ना, विथ रीजन। और जो क्वेश्चन बोल रहा था उससे ज्यादा ही हमको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का प्रदर्शित करता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m है ना, m एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले अपन संख्या रेखा का बात बनाते हैं। यहां से देखो, यहां पर सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर कह रहा है कि ये √1 है, ये √2 है, ये √3 है, ये √4 है, ये √5 है, और इधर से चलेंगे तो -√1 -√2 -√3 -√4 -√5, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात ये आया हमारे पास कि कह रहा है कि प्रत्येक संख्या √m के रूप में ही होगा, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। तो एक बात बताना, क्या √1 और √2 के बीच में कोई संख्या होगा कि नहीं होगा। अगर हम तुमसे बोले कि √2/2 एक संख्या दिखाओ, तो हमको पता है कि √2/2 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर हम तुमसे बोले कि √3/2 एक संख्या दिखाओ, तो √3/2
मतलब 1.5 होगा तो 1 और 2 को 2 भाग में बांटेंगे, ये भी तो कोई पॉइंट है ना। अब ये तो एक, अगर हम √3/2 अगर संख्या रेखा पर कोई पॉइंट है तो √3/2 तो क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या नहीं है, ये तो प्राकृत संख्या नहीं है ना। तो कहने का मतलब है क्या लिखेंगे रीजन में, ये कथन है तुम्हारा असत्य। क्या है ये, असत्य। पहला क्या था हमारा, सत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनेक संख्याएं हो सकती है जिसमें है ना, यहां पर देखो ये m प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है जी, प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्यों हो सकता है, यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है, √1.1 आ जाए, √1.2 भी आ जाए। क्या ये प्राकृत संख्या है, बिल्कुल नहीं प्राकृत संख्या, लेकिन ये संख्या रेखा पर तो होगा, ना। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वे गलत है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। तो यहां पर समझो बात को, ये वाला अगर टेबल तुम देख रहे हो तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृतिक संख्या भी आता है, और पूर्णांक संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है। अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ये असत्य है, ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम उदाहरण दे रहे हैं। देखो 1, 2, -3/2 है ना, 4/5, ये सभी संख्या क्या है, तुम्हारा वास्तविक संख्या तो है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा रीजन। ठीक है जी, चलो ये हो गया तुम्हारा काम। आगे बढ़ जाए, आगे 2-3 क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के एनसीईआरटी के मैथ है, और एनसीईआरटी के मैथ में अगर हम बात करेंगे, ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और फिर दिन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, हालांकि उसके बारे में भी किसी अलग वीडियो में हम बात करेंगे, बट इस 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन को इस चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दे जिसका वर्गमूल अपरिमेय ना हो। कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर समझने के लिए तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो हमको पता है 0 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। देन -1, -2, -3, -4, -5 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है ये, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है जी। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से हम चलेंगे तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न हमारा यहीं से बन रहा है। प्रश्न क्या बन रहा है कि यहाँ पर जितने भी धनात्मक पूर्णांक है जो कि तुमको यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या इस सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा? अगर नहीं होगा तो हमको ऐसी संख्या बताना है जिसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर उदाहरण समझते हैं। पहली संख्या 1 है, तो 1 का वर्गमूल लेंगे, 1 × 1 ये 1 बाहर आ जाएगा, तो पहले ही हमको उदाहरण मिल गया यहाँ से। √2 का वर्गमूल निकालेंगे, ये बाहर नहीं आएगा। √3 को निकालेंगे, बाहर नहीं आएगा। फिर अगर √4 को देखते हैं तो ये 2 × 2 होगा, और यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम चलते चलेंगे, फिर चलेंगे √9 पर, तो यहाँ से 3 × 3 यहाँ पर हमारे पास 3 बाहर आ जाता है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं और पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या है। जैसे कि 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है और रूट के अंदर में गया है,
तो ये बाहर निकल करके क्या हो रहा है, हमारा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो यही तुमसे पूछा जा रहा था, ये हमने यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न है, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है या दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, आओ जरा हम बात करते। देखो √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो एक लाइन खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से। सपोज ये x डैश कोई लाइन है, इस पर कोई एक बिंदु पकड़ते हैं O, ठीक है, कोई बिंदु यहाँ पर हमने पकड़ा O। अब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर मापना है हमको। कितना मापना है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर मापना है। स्केल की सहायता तुम क्या कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर यहाँ से माप सकते हो। क्लियर है। इस पर लंब खींचना है, इस पर तुमको लंब खींचना है और लंब की लंबाई तुमको होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। हमको क्या करना है, OB को मिला देना है। फिर से गड़बड़ाया, हमको क्या करना है, इस OB को मिलाना है। ठीक है, इस OB को हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, मिल गया ये। तो अभी हमारा ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। जितनी बातें हमने बताई है यहाँ पर, इतनी बातें हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, x डैश एक रेखा है जिस पर और से देखना OA बराबर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, AB बराबर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ AB लंब है OA। अब अगर AB लंब है OA पर या x डैश पर, इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है OAB, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, है ना। तो त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A बराबर हमारा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा कर्ण। ये जो भुजा है ना, ये है कर्ण, यानी कि OB हमारा कर्ण है। अब अगर इस त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 वर्ग के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इस कर्ण का वर्ग कर ले, कर्ण क्या है, OB है, OB का वर्ग करे बराबर होगा OA का वर्ग और प्लस में AB के वर्ग के। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलो अब अगर यहाँ पर अपन रूट डाल दे और यहाँ पर अपन रूट डाल दे, देखो कोई भी संख्या है रूट के अंदर में इस प्रकार से अगर वर्ग में है, स्क्वायर है उसके ऊपर में, तो वो बाहर आ जाएगा, बशर्ते यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। अभी बस इतना समझो, जैसे कि अगर 3 पर वर्ग डालते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो OB के पर वर्ग है, इसका मतलब OB कूद करके बाहर आएगा और ये दोनों अंदर ही फंसा रहेगा। अब OA का मान कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग और प्लस में यहाँ से 1 का वर्ग। अब तुम बोलोगे कि इस 2 पर भी तो वर्ग है तो ये भी तो बाहर आएगा। तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि अगर जोड़ में रहेगा कोई एक और संख्या है तो भी बाहर आ जाएगी। इसको सोल्व करके वर्ग आना चाहिए ना। जैसे कि अगर मान लो, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ से 2 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग और प्लस में 2, 2 4, 4 8, 2 4, 4 8, 4 12 और फिर 2 का वर्ग, ऐसा है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 + 4 + 4 हो जाएगा, ये होगा 16 और 16 होता है 4 का वर्ग, मतलब अब जाएगा 4 बाहर। तो सॉल्व करने के बाद बाहर जाता है, ऐसा नहीं तुम पहले ही बाहर लेके जा सकते हो। तो यहां से हमारे पास अब OB बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और प्लस में 1। इट मीन्स कि हमारे पास OB बराबर आया √5। क्या आ गया, √5 आ गया। चलो जी आगे बढ़ जाए। अब क्या करें, क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, √5 ही तो निकालना था। नहीं जी अभी नहीं बना है, आ जाओ हम आगे बात कर लेते कुछ और बातों के बारे में। तुम्हारे औजार बक्स में देखना, जिसमें पेंसिल कलम रखते हो, स्केल होगा, उसमें कुछ इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, देखना जरा, जिसमें एक किनारे पर यहाँ पर क्या होता है, नुकीला होता है और दूसरे किनारे पर यहाँ पर पेंसिल लगाने वाला, जिसको शायद प्रकार बोलते हैं, उसको निकालना है, पेंसिल सेट करना है। ठीक है,
और पेंसिल का ये जो नुकीला वाला भाग है इसको यहां रखना है, ठीक है। अच्छा OB √5 निकाला, मतलब ये जो है ना OB ये √5 है, इतनी बात समझो। तो हम बोल रहे हैं कि ये पेंसिल का नुकीला भाग यहां रखना है, पेंसिल वाला भाग को यहां पर B पर रखना है। तो इसका मतलब OB त्रिज्या हो गया और O को केंद्र माने, तो OB त्रिज्या और O को केंद्र मान के एक चाप खींचना है जो x डैश को किस पर काटेगा, C बिंदु पर, ठीक है। क्या बोलेंगे, OB त्रिज्या और O को केंद्र मानकर है ना एक चाप खींचा जो x डैश को C बिंदु पर काटता है, अब यहां पर ये जो OC है, OC तुमको नजर आ रहा है, OC और बराबर में तुमको OB, ये दोनों ही कितना होगा, √5। तो ये जो OC लेंथ जो निकल के आ रहा है ना संख्या रेखा पर, ये कितना है हमारा √5। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, √5। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th के NCERT का मैथ में। अब ये जो प्रश्न है ये एग्जाम के नजरिए से नहीं है, बस एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है जो हमको ट्राई करके देखना है। ये एक्टिविटी क्या है, चौथा नंबर में हमको एक वर्गमूल सर्पिल बनाना है। वर्गमूल सर्पिल होता क्या है, किस प्रकार से बनाएंगे और जरा हम बात करते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल सर्पिल कैसे बनाते हैं इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर का है ना, 1 सेंटीमीटर, यहां से देखो ये जो है ना इस रेखा की लंबाई यहां से 1 सेंटीमीटर है। हालांकि ये बड़ा है बट बोर्ड पे तुमको समझाना है इसलिए हम बता रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर का होगा। देन ठीक यहां पर सपोज ये बिंदु A है और यहां पर ये हमारा बिंदु P1 है, क्या है P1, ये नहीं लेते हैं, यहां से B ले लेते हैं, ठीक है जी। यहां से एक पॉइंट लेना है लंब, ये लंब खींचना है, OB लंब खींचना है, ये सपोज हमारा P1 है, क्या है P1, और इस OB को हमको क्या करना है, मिला देना है, OB को हमको यहां से मिलाना है, OB को हमने यहां पर क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब जो इतनी बातें हमने यहां पर बोली है ना इसको नोट डाउन भी करते हैं ताकि तुम समझते हुए चलो। तो यहां पर हमारे पास क्या है, OB बराबर BP1, ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर और साथ ही साथ BP1 बराबर जो है BP1 लंब है OB पर, ये क्लियर बात है। लंब है मतलब ये वाला जो एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री का है, इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी कि OP1 जो है ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा, ये जो भुजा है OP1 ये कर्ण हो जाएगा। अब अगर त्रिभुज OBP1 की बात करें तो यह एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज OBP1 क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो क्या होगा जरा देखना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां पर हम थोड़ा सा बता दें तुमको, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कर्ण हमारा क्या है, OP है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा OP का वर्ग, OP1 का वर्ग बराबर में OB का वर्ग और प्लस में BP1 का वर्ग, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर रूट चढ़ाए और यहाँ भी रूट चढ़ाए तो ये तो OP1 यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास फंस जाएगा OB का स्क्वायर, तो OB हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और प्लस BP1 भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से होगा OP1 बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेसिकली ये जो कर्ण तुमको निकल के आ रहा है ना ये तुम्हारा यहाँ से √2 सेंटीमीटर है, कितना है, √2 सेंटीमीटर। अब तुमको काम ये करना है कि यहां से 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है, किस पर, BP1 पर। क्या करना है देखना जरा, BP1 लंब खींचना है हमको। अब वो तो पता चलेगा क्या होगा, ये लंब हमारा हो जाएगा तुम्हारा P2, क्या हो जाएगा, P2, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो क्या किया हमने, P1 P2 लंब है किस पर, P1B पर,
P1 B पर। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये है तुम्हारा 90 डिग्री का। इसको क्या करना है, P2 और O को मिला देना है। क्या करना है, P2 और O को मिला देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, ये कितना है तुम्हारा, अभी अभी बताया हमने 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है। कितने का, 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है। अब अगर यहाँ पर देखे तो त्रिभुज OP1 P2 में, OP1 P2 में गौर से देखना, यहाँ पर OP1 कितना है, OP1 हो गया तुम्हारा √2। इसके बाद P1 P2 कितना है, P1 P2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आ जाओ। अब अगर हम बात करें त्रिभुज OP1 P2 में, त्रिभुज OP1 P2 में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय, तो फिर से क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो कर्ण क्या होगा हमारा, P1O P2O हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा OP2 का वर्ग बराबर में हो जाएगा P1 P2 का वर्ग और प्लस में OP1 का वर्ग। फिर से अगर रूट चढ़ाए यहाँ पर तो ये तो OP2 बाहर आ जाएगा, OP2 बाहर आ जाएगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे ये अंदर में रहेगा, P1 P2 कितना है, P1 P2 1 सेंटीमीटर है तो 1 का वर्ग प्लस OP1 यहाँ पर √2 है तो √2 का वर्ग हो जाएगा ये। तो OP2 बराबर कितना हो गया, OP2 बराबर हो गया 1 और प्लस √2 को वर्ग करेंगे तो 2 होगा। तो OP2 यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, √3। कितना आ गया, √3। हालांकि हमारे पास यहाँ पर जगह थोड़ा कम हो गया, बट चलो एक और कर लेते हैं। अब क्या करना है, फिर से हमको करना ये है कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर एक लंब और खींचना है। सपोज ये P3 है, ठीक है, तो किए क्या हम यहाँ पर जरा देखना, OP2 ये P3 P2 लंब खींच रहे हैं OP2 पर, यानी कि P3 P2 ये जो रेखा है P3 P2 वो लंब है OP2 पर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब अगर हम यहाँ पर देखें त्रिभुज OP2 P3 में, OP2 P3 में त्रिभुज लेंगे ना, ये कोण OP2 P3, कोण OP2 P3 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से क्या कहता है, कर्ण ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी OP3 का वर्ग बराबर में शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो OP2 का वर्ग और प्लस में P2 P3 का वर्ग, P2 P3 का वर्ग, ये वर्ग हो जाएगा। अब इसको अगर रूट में डाले और इधर भी रूट में डाले तो हमको पता है OP3 बाहर आ जाएगा और ये दोनों रूट के अंदर में फंसा रहेगा। तो OP2 का मान कितना है, OP2 का मान अभी अभी हमने निकाला है √3, तो ये होगा √3 का वर्ग और प्लस में P2 P3 का मान कितना है, P2 P3 ये भी 1 सेंटीमीटर है, हमने बताया 1 सेंटीमीटर का लंब खींचा, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का वर्ग। आगे देखो तो OP3 बराबर कितना निकला, OP3 बराबर निकल गया तुम्हारा √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और प्लस में 1, मतलब OP3 बराबर हो गया √4। ये निकल गया तुम्हारा OP3 बराबर √4। अब यहां तक तुमको क्लियर है ना। अब देखो इससे आगे अगर बढ़ना है तो हमको थोड़ा सा यहाँ मिटाना पड़ेगा, अगर तुमको नोट करना है तो नोट यहाँ से कर सकते हो। चलो इसको हम मिटा लेते हैं। देन हमको करना क्या आगे देखो जरा, अब P3 P4 यहां फिर से हमको लंब खींचना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, फिर से मिला देना है, ये हो जाएगा P4। तो अब हम क्या किए हैं जरा बताना, हमने किया है P4 P3 लंब, ये लंब खींचा है किस पर, OP3 पर, OP3 पर, ठीक है, OP3 पर। अब अगर हम देखें त्रिभुज OP3 P4 में, त्रिभुज OP3 P4 में, अब इसको अगर देखें OP3 P4 में तो कोण OP3 P4, कोण OP3
P4 ये है हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है? अब समझना जरा, ये √3 निकाला हमने, ये कितना निकाला? √4। ठीक है, कितना निकाला? √4। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा क्या होगा? POP4 क्या होगा? कर्ण हो जाएगा ना। तो ये होगा OP4, इसका वर्ग बराबर हो जाएगा शेष दो भुजाओं का वर्ग। शेष दो भुजा कौन बचता है? P3P4, P3P4 इसका वर्ग, और प्लस में एक भुजा कौन है? OP3, OP3 का वर्ग। अब अगर इस पर भी रूट चढ़ाए और इस दोनों पर रूट चढ़ाएंगे तो ये OP4 तो बाहर निकल के आ जाएगा, OP4 बाहर आ गया, और यहाँ पर अंदर में हमारे पास बच रहा है P34। कितना है? P34 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर ही नहीं, एक तो 1 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। देन OP3 ये √4 है, तो √4 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? OP4 बराबर 1 + 4। तो इस तरह से हमारे पास OP4 बराबर √5 निकल के आता है। मतलब ये जो तुम्हारा निकल रहा है √5 निकल के आएगा। अब इस तरह से तुमको करते करते अगर यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा है, या अगर 60-70% भी समझ में आया है ना, तो फिर से इसको रिपीट कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट करो। जैसे ही तुम 2-3 बार इसको रिपीट करोगे ना, तो यहाँ तक तुमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? लंब डालते चले जाएंगे और ये खींचते चले जाएंगे, लंब डालते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, लंब डालते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, लंब डालते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, लंब डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे, डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे, डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे, डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का एक पूरा का पूरा सर्कल के तरह बन जाएगा तुम्हारा। इसी को बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल। तो आई होप तुमको बनाना समझ में आया होगा। पहले इतना रिवीजन करना है, अगर कम समझ में आ रहा है 2-3 बार रिवीजन करो, देन तुम उससे आगे बढ़ सकते हो। ठीक।